हेलो यंगिस्तान। मैं हूं रोहित और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स हैव अ लुक। अब चैप्टर का नाम ही क्या है? इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो 1947 में हमें क्या मिली? फ्रीडम मिली। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया। बीच में 48 में अटैक हुआ जिसको कबाली अटैक कहते हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था वो, काफ़ी लोग मारे गए उसमें। उसके बाद 1950 से 60 तक ऑलमोस्ट सब ठीक है, कोई बहुत बड़ी उठापटक नहीं होती है। लेकिन 60 के बाद चीज़ें काफ़ी चेंज होती हैं। गोवा, दमन, दीव पुर्तगीज के रूल से आज़ाद हो जाते हैं। इंडिया और चाइना की जो टेंशन बढ़ने लगती है नॉर्दर्न बॉर्डर पे। और उधर जो चीनी लीडर थे वो नेहरू को इस मुगालते में रखते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, हम तो पुराने भाई भाई हैं और हमारी सभ्यता एक जैसी है और हम एक साथ सिंधु नदी घाटी, चीन चीन की हांगुर सिविलाइजेशन एक साथ डेवलप हुई, तो हम सब एक जैसे हैं, बुद्धिज्म है और काफ़ी रिचुअल्स और ट्रेडिशन मिलते हैं। नेहरू जी को लगा हाँ ये तो मेरा दोस्त है चाइनीज लीडर, ये कभी अटैक नहीं कर सकती। जबकि कई लोगों ने उनको वार्न किया कि चाइना प्रिपरेशन कर रहा है, आर्मी के लोगों ने कहा, स्पाई एजेंसीज के लोगों ने कहा। लेकिन नेहरू जी का था कि नहीं नहीं, चाइना दे कांट अटैक ऑन अस, दे आर आवर फ्रेंड्स। तो समवेयर कि चाइनीज लीडर ने क्या किया, नेहरू का पहले जो ट्रस्ट था उसको जीत लिया। और नेहरू ने उम्मीद ही नहीं की थी कि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन चाइना ने किया और इट वाज अ वेरी शॉकिंग डिफीट फॉर इंडिया। बहुत कुछ हमने खोया अपना उस वार में। तो 62 की वार काफ़ी लेसन सिखाती है हम लोगों को। और मैकमोहन लाइन के रीज़न में ये सब लड़ाई लड़ी गई। अब नेहरू जी का इसके वजह से काफ़ी उनकी सेहत पे प्रभाव पड़ा, जो उनको एक तरह से एक चीट किया गया था उनके फ्रेंड, चाइनीज फ्रेंड के थ्रू, और उनकी जो इमेज थी, पब्लिक इमेज, वो काफ़ी ख़राब हो गई। अब क्या होता है कि जो हमारे इसको इनको जैसे आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को, ऐसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है नेहरू जी को। His contribution to the social and economic development of India is significant। अब नेहरू जी भाई 2 साल के बाद ही जो इंडिया चाइना की वार होती है उनका काफ़ी असर पड़ता है, लोगों का कहना है उसकी वजह से वो ही पास्ड अवे इन 1964। अब शास्त्री जी आते हैं उसकी जगह पे, अब ये बनते हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर। अब इनकी हाइट कम थी, गांधी परिवार और नेहरू परिवार से भी नहीं थे, तो पाकिस्तान को लगता है यार ये छोटा सा, हाँ, छोटे कद का आदमी क्या इंडिया को देखेगा, और चलो अटैक कर देते हैं और अभी कश्मीर छीन लेते हैं। तो 1965 में इन्हीं के टाइम पे ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की बात हो जाती है। इंडियन आर्मी वैसे ही गुस्सा बैठी थी क्योंकि चाइना के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। तो इस बार उसने अपनी पूरी दम लगा दी, पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, पूरा जैसे नहीं मनोबल और अपनी पूरी जैसे नहीं दिल से फाइट हो गई। और लीडर भी जबरदस्त। लीडर ने क्या नारा दिया? जय जवान जय किसान। पूरे कंट्री को उन्होंने यूनाइट कर दिया। आलम यह था कि लोग घरों के बाहर चंदा जमा करते थे इंडियन आर्मी के लिए, वेपन्स नहीं है तो उसके लिए, और लेकिन हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इस तरह से जबरदस्त एक माहौल मतलब पूरे देश में यूनिटी का बना दिया हमारे शास्त्री जी ने। उसके बाद क्या होता है सबको पता है, इंडियन आर्मी लाहौर तक पाकिस्तानी फोर्सेस का को चेस करती है। फिर वर्ल्ड प्रेशर की वजह से ताशकंद में समझौता होता है, लेकिन कुछ होता है वहां पे, कंस्पिरेंसी कुछ होती है, कुछ मिस्टीरियस होता है, और लालू शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है ताशकंद में। एक मूवी बनी है ताशकंद फाइल, उसमें इसको थोड़ा बहुत दिखाया भी गया है। कुछ लोग कहते हैं कि समवेयर इंदिरा गांधी का उसमें कुछ रोल था, रशियन स्पाई एजेंसी केजीबी का, बट रूमर भी हो सकते हैं या कुछ सच्चाई भी हो। तो शास्त्री जी की डेथ के बाद अब इंदिरा गांधी का युग शुरू हो गया, द इरा ऑफ इंदिरा गांधी। तब क्या होता है, इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। अब 66 यानी अपने पापा के जाने के बाद 62 में पापा चले गए और शास्त्री जी बने 64 में बने, और नेहरू जी चले गए थे 64 में, और फिर शास्त्री जी बने और 21 साल वो रूल कर पाए और उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है।
और उसी सन में क्या होता है, पाकिस्तान के साथ फाइट भी होती है। फिर इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं और बन जाती हैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर। अब इनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान का था। ये दोनों गलियारे, एक तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान इस साइड में और एक तरफ वेस्टर्न पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए था, गलियारा चाहिए था। इसको मांग रहे थे खालिस्तान। तो इंदिरा गांधी कह रहे ये सब थोड़ी चलेगा। उधर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने इनको मारना शुरू कर दिया, लोकल बंगाली मुसलमानों को। क्यों मारना शुरू कर दिया, इनमें पट क्यों नहीं रही थी, इनमें क्या प्रॉब्लम क्या थी, इनमें इतना कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा था, इतना सामंजस्य क्यों नहीं था, आखिर इनमें लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी। क्योंकि ये जो मुस्लिम थे, पाकिस्तानी मुस्लिम्स, ये आते थे अरेबियन सी और फिर इंडियन ओशन और फिर बे ऑफ बंगाल को पार करके बांग्लादेश में। तो क्योंकि मेन लैंड में तो हमारा इंडिया बीच में था, तभी ये कह रहे थे कि हमको चाहिए खालिस्तान। लेकिन अगर हम उनको अपना मेन लैंड दे देते, बीच का पार्ट, दोनों पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए, तो इंडिया डिवाइड हो जाता। एक तरफ इधर इंडिया हो जाता, एक तरफ इधर इंडिया। हम नहीं कनेक्ट हो पाते फिर आपस में, तो हमारी सॉवरेनिटी के लिए क्वेश्चन मार्क था। लेकिन यहाँ पे जो ये जो पाकिस्तानी मुस्लिम थे, इन्होंने बंगाली मुस्लिम्स को बहुत मारना शुरू किया, उनके साथ बहुत सारा इनजस्टिस किया, उनको मारा, एक तरह का मैसेकर, किलिंग्स ऑन लार्ज स्केल। तो पाकिस्तानी आर्मी एक तरह से पूरी डिक्टेटर बन गई थी आज के बांग्लादेश में, जो उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान था। तो ये सब होता रहा, बंगाली लोग भाग भाग के इंडिया की तरफ आते रहे, बंगाली हिंदू, बंगाली मुस्लिम इंडिया में रिफ्यूजी की तरह आते रहे। बिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज वर कमिंग डे बाई डे। तो इंदिरा गांधी के सामने ये एक बड़ी चैलेंज था। तो उन्होंने फिर मूवमेंट स्टार्ट किया। शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति वाहिनी, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। तो जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वेस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान में, मुजीबुर रहमान और उनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मुक्ति वाहिनी, उसको फिर क्या किया, इन्होंने सपोर्ट किया। और this crisis in East Pakistan affected India as well as because millions of refugees came to India. Finally, इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, इंडियन आर्मी को उतारती हैं और लड़ाई होती है। और 71 में पाकिस्तान को हम लोग, ईस्टर्न पाकिस्तान को वेस्टर्न पाकिस्तान से फ्री करा देते हैं और ये बन जाता है आज का बांग्लादेश। ठीक है, तो हमने बना दिया बांग्लादेश। क्यों बनाया, क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था और वो एक बहुत ही इलीगल डिमांड कर रहे थे ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान को जोड़ने की। इन्हीं के टाइम पे एक और बड़ा चैलेंज आता है इनके सामने। वो चैलेंज था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसको बोलते हैं। इसमें एक भिंडारवाला करके एक मिलिटेंट था जो गोल्डन टेम्पल में जाके बैठ गया था और एक तरह से सिखों को भड़का रहा था। तो उसके लिए इन्होंने ऑपरेशन चलाया और इन्होंने इंडियन आर्मी को परमिशन दे दी, भाई जाओ। उसके बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए उसको अरेस्ट करो और उसको पनिश करो। लेकिन सिख लोग नाराज हो गए कि भाई इंदिरा गांधी जी ने हमारे गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी को क्यों घुसने दिया। उसके बाद में भिंडारवाला तो मारा गया, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है 84 में। लेकिन जो उनके दो बॉडीगार्ड थे, सिख बॉडीगार्ड, वन ऑफ द सिख बॉडीगार्ड्स, इंदिरा गांधी पर्सनल सिक्योरिटी, असैसिनेटेड हर। शी डिडंट थिंक कि मेरे बॉडीगार्ड ही मुझे मार देंगे। और उन बॉडीगार्ड ने क्यों मारा, अपने सेंटिमेंट्स की वजह से मारा, क्योंकि उनको लगा कि ये जो पीएम है जिनकी मैं सुरक्षा करता हूँ, इन्होंने हमारे सिखों के पवित्र स्थल अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में आर्मी को इजाजत क्यों दी, जूते पहन के गए, अब वहाँ पे ब्लड शेड हुआ, वायलेंस हुआ। लेकिन अब दोनों तरफ से अगर सोचें, क्योंकि वहाँ पे एक मिलिटेंट छुपा हुआ था, उसने परेशान कर रखा था लोगों को। तो जो भी रेडिकल या कंजर्वेटिव उस समय लोग थे सिखों में, उनको उसको निकाल देना चाहिए था, क्योंकि वो टेम्पल में छुप के बैठा था। तो वो भी एक तरह से गलत था। लेकिन इसमें वी हैव लॉस्ट अवर प्राइम मिनिस्टर, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मैम थी वो चली गई। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं। अच्छा देखिए, पहले भिंडरावाला को मारा गया 84 में, सिख नाराज हो गए इंदिरा गांधी से, एक बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया, जो उनके बॉडीगार्ड थे, दो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनको मार दिया। उसके बाद सिखों के लिए इतना देश में गुस्सा हो गया, और उसके बाद दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में सिखों के साथ जबरदस्त नरसंहार हुआ। चाहे वो किसी बड़े ओहदे पे बैठे थे, चाहे पॉलिटिशियन थे, चाहे वो कोई बहुत बड़े मतलब मिलिट्री के कर्नल थे, सबके साथ में 84 में राइट्स होता है, और उस राइट्स में बहुत सारे सिख मारे जाते हैं। और
एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है राजीव गांधी के थ्रू कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी धरती तो हिलती है, तो बहुत से सिख मारे गए। तो ये भिंडारवाले की वजह से ही हुआ, जो कंजर्वेटिव लोग थे मूर्खों की वजह से। तो वो जो उसकी वजह से बहुत से हमारे इनोसेंट सिख ब्रदर मारे गए, जो अच्छा नहीं हुआ। तो वो भिंडारवाले की वजह से जो कंजर्वेटिव उसके साथी थे उनकी वजह से बहुत से हमारे सिख भाई मारे गए 1884 में, क्योंकि ये सब इट वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट, पूरा इवेंट की सीरीज थी कि भिंडारवाले का इमरजेंस होना एज ए लीडर, उसका लैंड ऑर्डर को चैलेंज करना, इंदिरा गांधी को आर्मी को अलाउ करना, गोल्डन टेम्पल में जाके उसको अरेस्ट करने का, सिखों का नाराज होना और उनका मर्डर होना। उनके मर्डर होने के बाद रिटेलिएशन में जो सिख मारे गए, विद दे ऑल वर इनोसेंट, वो तो नॉर्मल लोग थे। तो आई कंडेम दिस एंड आई डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मुझे जब मैं पढ़ता हूँ सिखों के बारे में जो गलत हुआ उससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन कहानी कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरा एक कम्युनिटी परेशान होती है या पूरी का पूरा एक समाज परेशान होता है। अब आता है जमाना जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी के बाद जमाना आता है राजीव गांधी जी के। अब इनके साथ क्या होता है और इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।